हेलो ऑल, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला के हिंदी चैनल पे। और आज हम इतिहास में जो हमने पहला लेक्चर किया था उसके हम आगे जाएंगे, आगे की कहानी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत से आगे की कहानी। अमूमन दिल्ली सल्तनत से आगे की कहानी जो है वो मुगल साम्राज्य पे की तरफ जाती है यदि हम उत्तर भारत की बात करें। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में उथल पुथल मच रही थी तो उस उथल पुथल का जो प्रभाव था वो दक्षिण की तरफ भी दिख रहा था। और दक्षिण की तरफ दो साम्राज्य जो हैं वो उभर के आते हैं, दो साम्राज्य स्थापित होते हैं और एक लंबे समय तक वो शासन करते हैं। समझने वाली बात यहां पर यह होगी कि बावजूद इसके कि उत्तर भारत में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा था, बिखर रहा था, बन रहा था, बिखर रहा था, और उन राजनीतिक स्थितियों का, उन राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उन राजनीतिक परिस्थितियों में दक्षिण की तरफ, जहां एक समय हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दक्षिण की तरफ जाता है और अपनी राजधानी स्थापित करता है, वहां पर दो साम्राज्यों का उदय होता है। दो साम्राज्य जो है वो निकल के आते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। और ये जो दो साम्राज्य हैं, ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जो साम्राज्य, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दक्षिण की तरफ जाता भी है, वो देवागिरी पे कब्जा करता है और देवागिरी को का नाम बदल के दौलताबाद करता है, और फिर उसके बाद अपनी राजधानी का स्थानांतरण करता है दिल्ली से दौलताबाद। बाद में वापस उसे दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि यदि दिल्ली के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप साम्राज्य खो बैठेंगे। और यही एक मुख्य कारण बनता है दिल्ली सल्तनत के पतन के जो प्रारंभिक या जो मुख्य कारण है उसमें से एक कारण ये था कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां थी, जिसमें मुख्य तौर पे जो वो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था, कहाँ, दक्षिण और उत्तर में, उसके बीच वो कहीं खो जाता है और दिल्ली साम्राज्य का या दिल्ली सल्तनत का जो है वो पतन शुरू हो जाता है, पतन का प्रारंभ होता है, जिसमें से एक ये चीज थी। और क्योंकि जब वो दिल्ली की तरफ वापस जाता है तो यहाँ पर वो सेनापति और दूसरे कुलीन व्यक्तियों को जो है वो छोड़ के जाता है, और जब उनको ये दिखता है कि दिल्ली में बैठा शासक जो है वो कमज़ोर है, जब उनको ये दिखता है कि दिल्ली में बैठा शासक जो है वो कमज़ोर है, तो वो सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करते हैं। वो सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करते हैं और 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ये भी हमें देखने को मिला कि एक समय ऐसा आया कि दिल्ली सल्तनत, जो कभी दिल्ली से लेकर दक्षिण तक का जिसका साम्राज्य था, वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली, पंजाब और आसपास के इलाकों तक जो है वो सीमित होकर रह गई। और यहाँ पर हमें जो इसकी वजह से जो क्षेत्रीय, जो प्रांतीय राज्य थे, जो उनका जो है उदय हमें दिखता है, जैसे कि गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर। एक तरीके से ये एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस प्रकार से साम्राज्यों का, एक प्रांतीय साम्राज्यों का जो है वो उदय, और प्रांतीय साम्राज्य कैसे अपने आप को उस सल्तनत के प्रभाव से दूर रख के, उस सल्तनत में हो रही राजनीतिक उथल पुथल से दूर रख के अपने आप को एक स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर स्थापित कर सकते हैं, ये मार्ग इन लोगों ने प्रशस्त किया। और ये मार्ग हमें, ये चीज़ हमें दक्षिण की तरफ भी दिखी। और दक्षिण के विस्तार में जब मैंने आपको जैसे बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था तो उसने देखा, उसने वहाँ पर अपने कुछ सेनापति छोड़े, और बाद में उन्हीं सेनापतियों ने क्या किया, उन्हीं सेनापतियों ने अपने आप को दक्षिण की तरफ उन्हीं सेनापतियों ने अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। और लगभग 1.5 सदी के बाद, मतलब जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपना सब राजकाज छोड़ के वापस
अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है दौलताबाद से दिल्ली की तरफ, वो वहाँ कुछ लोग छोड़ के जाता है और वो करीब 1.5 सदी तक वहाँ रहते हैं। और दक्कन में उसके बाद हमें दिखता है कि नए साम्राज्यों का उदय, नए साम्राज्यों का उद्भव जो है वो होता है। दोनों जो ये हम बात कर रहे हैं विजयनगर और बहामनी साम्राज्य की, ये दोनों साम्राज्य ऐसे थे, इनमें एक समानता ये थी कि इन दोनों साम्राज्यों को जो स्थापित किया था वो उन सेनापतियों ने किया था या उन सेनापतियों ने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह करके किया था। इन दोनों का, चाहे वो हसन खां हो या जिसे हम हसन गंगू या बहामन शाह कहते हैं, उसने बहामनी साम्राज्य की स्थापना की हो, या वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की हो, दोनों ने अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, अपने शासकों के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र प्रांत के तौर पे, स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पे स्थापित किया। हम यदि विजयनगर साम्राज्य की यदि बात करें, पहले हम विजयनगर की बात करते हैं, फिर हम बहामनी साम्राज्य की तरफ जाएंगे। अगर हम विजयनगर साम्राज्य को देखें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी, अब ये जो है इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, इस तरीके के जो बिंदु हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि कभी कभी जो आपका सवाल है वो ऐसे विषयों पर बड़ा ही सीधा होता है, किंतु हमें सही जानकारी के अभाव में हम उसको गलत कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपका नुकसान प्रारंभिक परीक्षा में वो प्रश्न नहीं करेंगे जो आपने या जो आपको नहीं आते हैं। वो आपको नहीं आते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो प्रश्न आते हैं और बावजूद उसके आप उसे गलत कर देते हैं, आपका सबसे ज्यादा नुकसान जो है ऐसे प्रश्न करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन बिंदुओं को, जैसे यहां पर कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की या विजयनगर शहर की जो है स्थापना की। अब क्या होगा, यूपीएससी क्या प्रश्न देगा, वो देगा कि ये सारी कहानी और तुंगभद्रा की जगह कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कुछ लिख देगा और यहीं पर जो है कंफ्यूजन होगा और आंसर का जो है वो गलत हो जाता है। ध्यान यही रखिएगा कि किसी भी तरीके से ये चीजें जो 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 हमें आता है वो गलत ना हो। उन्होंने विजयनगर शहर को बसाया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। हम्पी को उन्होंने क्या किया, हम्पी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनमें और बहामनी जो शासक थे उसमें समानता ये थी, कि इन्होंने अपने साम्राज्य की जो स्थापना है, इन्होंने जो अपने राज्य की स्थापना है वो उन शासकों से विद्रोह करके करी थी जिनके अधीन वो काम करते थे। वैसे ही ये जो दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, ये होयसाला राजा वीर बल्लाल तृतीय के अधीन काम करते थे और उससे विद्रोह करके ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य पे 4 जो है राजवंशों का शासन रहा, 4 राजवंशों का शासन रहा। उसमें संगमा, सुलुवा, तुलु और अराविदु। संगमा, सुलुवा, तुलु और अराविदु। यदि आप इसका साम्राज्य समझने की कोशिश करें तो ये भारत का पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा लगभग इनके साम्राज्य में था, इनके अधीन था। एक छोटा सा साम्राज्य यहाँ पर विजयनगर, ये उनकी कर्नाटक में हम्पी, ये उनकी जो है राजधानी थी और यहाँ से हम देखते हैं एक साम्राज्य जो है वो बसना शुरू होता है। इनकी शुरुआत तब होती है जब 1336 में हरिहर प्रथम संगमा जो है राजवंश से आता था और संगमा राजवंश का वो प्रथम शासक बनता है और विजयनगर की स्थापना करता है। उसने मैसूर और मदुरई पर कब्जा किया। उसके बाद जो है 1356 में यानी कि उससे 20 साल बाद बुक्का प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी बना। हमारे लिए यहाँ इनको इतना जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए एक्सक्यूज मी, हमारे लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक कौन थे। और इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है उनका शासन रहा और सबसे महत्वपूर्ण शासक। कृष्णदेवराया अपने दौर के सबसे
सामर्थ शासकों में से एक थे, और वो जो सामर्थ्य था शासन का, वो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1498 में हमें एक बहुत बड़ा भारत के इतिहास में जो है बदलाव आता है कि यहाँ पुर्तगालियों का आगमन हो जाता है। पुर्तगालियों का आगमन हो जाता है, जिससे भारत के इतिहास को एक नई कहानी शुरू होगी। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, वो एक अलग विषय है। किंतु यहां पर पुर्तगालियों के आने से एक नया जो है व्यापारिक मार्ग जो है वो निकल के आता है, और उससे खास तौर पे ऐसे साम्राज्य जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय हिस्से में थे, या जिनके पास दक्षिण में जो तटरेखा थी, उनकी समृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आती है। क्यों? क्योंकि वो व्यापार में वो झगड़ने नहीं बैठे कि तुम पुर्तगाली हो, हम तुम्हारे साथ जो है व्यापार और जो है वाणिज्य के संबंध नहीं रखेंगे। नहीं, उन्होंने बोला तुमसे हमें मुनाफा हो रहा है, हम बिल्कुल करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ जो है ट्रेड करेंगे, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ जो है व्यापारिक संबंध रखेंगे। और यहीं पर जैसे पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस जो उस समय भारत आया, पुर्तगालियों के साथ फिर बहुत सी चीज़ें आई, और पुर्तगाली जब जो यात्री थे उनके जो विवरण है वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्रोत हैं इतिहास को समझने का। और उन पुर्तगाली यात्रियों के जो विवरण है वो बताते हैं, उसमें से डोमिंगो पेस एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली यात्री जो ये बताता है कि कृष्णदेवराय सबसे अधिक न्यायप्रिय और कुशल राजा थे, जैसा कि राजा को होना चाहिए। मतलब एक 7 समंदर पार का व्यक्ति यहाँ आता है, वो कृष्णदेवराय के शासन को देखता है, उनके समय कोई राजा महान कैसे बना, कोई भी राजा। हाँ, आप कहोगे कि सर जिसके पास ज्यादा बड़ी सेना है वो बड़ा है, या जिसका साम्राज्य बड़ा है वो महान है। ये जो है भौतिक मापदंड हो सकते हैं किसी भी राजा की महानता को देखने के लिए, लेकिन मैं अगर बहुत एक आम इंसान की तरह देखूं तो मेरे लिए एक राजा की महानता का जो पैमाना है वो उसकी प्रजा उसके शासनकाल में कितनी खुश है, या उसकी प्रजा उसको किस तरीके से देखती है, यह तय करेगा कि एक राजा कितना महान है। औरंगजेब का शासन तो बहुत बड़ा था ना, हम आगे भी देखेंगे। औरंगजेब का शासन जो है वो काबुल से मदुरई तक था, लेकिन औरंगजेब का जो संबंध अपनी प्रजा के साथ कभी अच्छा नहीं रहा, तो हम औरंगजेब को वो महान वाली उपाधि नहीं देते। हम औरंगजेब को जो है उसको जो है एक अच्छे शासक के तौर पे याद नहीं करते। लेकिन यदि आप अकबर को देखें, अकबर का शासन या अकबर का जो साम्राज्य था वो नर्मदा तक था, वो दक्षिण की तरफ नहीं जा पाया, वो दक्कन की तरफ नहीं जा पाया, वो एक सीमित क्षेत्र में उसका शासन था। और इसी के कारण और इसके बावजूद अकबर का जो संबंध रहा अपनी प्रजा से, जो हमें अलग अलग विवरणों से जो हमें इतिहास में पता चलता है कि अकबर को जो प्रजा के साथ जो संबंध था या जो प्रजा के लिए उन्होंने कार्य किए, वो उन्हें महान बनाते हैं। उनकी जो राजपूत नीति है वो उन्हें महान बनाती है। उनकी जो कहना चाहिए कि धार्मिक या धर्म नीति जो है अकबर की, वो उन्हें महान बनाती है। अकबर का साम्राज्य बड़ा नहीं था, औरंगजेब का साम्राज्य बड़ा था, लेकिन अकबर ने कहा दीन इलाही, सब आओ बैठो और धर्म के ऊपर चर्चा करो। और अकबर ने कहा दीन इलाही मतलब मुझे जिस धर्म से जो समझ में आया, मैंने उस धर्म से वो अच्छी चीजों को अपने अंदर समा लिया, और ये एक नया धर्म जो है वो निकल के आता है। वो धर्म चला नहीं चला वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये जो एक सहिष्णु व्यवहार अकबर ने दिखाया अपनी प्रजा की तरफ, उन सारे धर्मों की तरफ जो उस समय चल रहे थे या उस समय जो शासन में थे, और जो एक राजा और प्रजा के बीच का जो अंतर था उसको उसने कम करने की जो है कोशिश की, ये अकबर को महान बनाती है। यहां पर भी
कोई राजा इसलिए महान नहीं था, या कृष्णदेवराया को इतने सारे जो शासक थे उसमें हम कृष्णदेवराया के बारे में इसलिए नहीं जान रहे हैं कि उसका साम्राज्य बड़ा था या उसने जो है व्यापार और वाणिज्य को जो है नई ऊंचाइयां प्रदान की। नहीं, हम यहाँ पर इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जैसा कि समझ में आ रहा है, जो एक तटस्थ व्यक्ति जो है वो कह रहा है, एक बाहर का व्यक्ति कह रहा है, वो राजा का बैठाया हुआ कोई शिक्षाविद नहीं है, वो राजा से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो सिर्फ राजा की प्रशस्ति के गुणगान करे। वो एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया, उसकी अपनी एक समझ थी, उसकी अपनी एक सोच थी और उसका अपना एक पैमाना था, और उस पे वो देख के ये कहता है कि कृष्णदेवराया एक न्यायप्रिय और कुशल शासक थे, और वो वैसे ही शासक थे जैसा एक शासक को होना चाहिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सिविल सेवा में जाने वाले हैं, आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको प्रशासनिक अधिकारी को जैसा होना चाहिए, आप अपना जो आचरण है, अपना जो कार्यशैली है, यदि आप वैसे ही रखेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कैसे समाज में जन्म लिया। हम सब अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, अलग अलग आते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कैसे समाज में जन्म लिया, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने पीछे कैसा समाज छोड़ के जाएंगे। और यही वो जज्बा है जो आपको आगे बढ़ाएगा कि आप अलग अलग, खासतौर पे जब हम हिंदी माध्यम की बात करते हैं तो मैंने देखा है सुदूर ग्रामीण इलाकों से बच्चे जो है इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत अलग अलग सामाजिक परिवेश से आए हैं। तो आपका जो जीवन है उसमें एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही आपका एम होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम उस समाज को बदलें, हम एक बेहतर समाज अपने पीछे छोड़ कर जाएं। जो भी हमें 60, 70, 80, 90 साल की ज़िंदगी मिली है, जो भी हमारा जीवन काल है, हम उसमें कुछ ऐसा करें और उस तरफ हर समय अग्रसर रहें कि हम हमारे जाने के बाद समाज वैसा ना रहे जैसा हमने जैसे समाज में हमने जन्म लिया था। महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस समय पे एक हमेशा एक बात याद रखिएगा कि चाहे आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें, चाहे आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ें, या आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें, मुगल साम्राज्य तक अपने साम्राज्य को बड़ा करने के दो तरीके थे। या तो जो है हमला करके विजय प्राप्त की जाए, किसी भी जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार है, तो या तो वो युद्ध से विस्तार होता था, युद्ध नीति से विस्तार होता था, या दूसरा तरीका था कि जो वैवाहिक संबंधों के विस्तार से भी साम्राज्यों का विस्तार हुआ। तो ये दो ही तरीके थे जिससे विस्तार होता था, एक था युद्ध नीति, दूसरी थी विवाह नीति। अब यहां पर यदि आप देखें तो इन्होंने जो है युद्ध नीति को जो ज्यादा तरजीह दी, और 1510 में शिव समुद्रम को, 1512 में जो है रायचूर को, 1523 में उड़ीसा वारंगल इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा किया। उसके साम्राज्य में मतलब अब अगर यदि साम्राज्य की सीमाओं को देखें तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेके दक्षिण नदी कावेरी तक, तो कृष्णा से लेके कावेरी तक, और पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक साम्राज्य। इसलिए कृष्णदेवराया जो है एक इतने बड़े साम्राज्य का शासक होने पर भी एक तटस्थ व्यक्ति लिखता है कि वो एक वैसा ही राजा था जैसा एक राजा को होना चाहिए। इनके जो मुख्य जो प्रशासनिक जो नीति थी उस साम्राज्य में, उनका जो दरबार था, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अष्टदिग्गज थे। अब ये अष्टदिग्गज 8 विद्वान व्यक्ति थे जो कि कृष्णदेवराया के दरबार में जो है वो बैठते थे, और उनको जो है बेसिक जो देखा जाए तो ये सलाहकार थे। मुख्य तौर पे ये क्या थे? ये सलाहकार थे। और यहाँ पर ये समझने वाली बात ये होगी कि ये किसी पद विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अष्टदिग्गज थे ये व्यक्ति विशेष थे। कई जगह हम देखते हैं जहां पर अमात्या की बात होती है, महाअमात्या की बात होती है, मंत्री परिषद की बात होती है, वहां पर आप देखते हो कि वो पद विशेष है, वहां पर पद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर जब हम अष्टदिग्गज की बात करते हैं, जब हम अष्टदिग्गज, जैसे हम अकबर के साम्राज्य में जो है
बात करेंगे तो वो भी व्यक्ति विशेष है। मराठा में देखेंगे तो वो पद विशेष है। यहां पर ये व्यक्ति विशेष है। 8 व्यक्ति कौन थे? 8 व्यक्ति में थे अलासनी पेडन्ना। अलासनी पेडन्ना ने मनुचरित्रम लिखा और इसीलिए उन्हें आंध्र कवि पितामह का जो है उपाधि प्राप्त है। तो ये किसके उसमें थे? ये कृष्णदेव राया के दरबार में थे अलासनी पेडन्ना, जिन्होंने मनुचरित्रम की रचना की और उनके काव्यों के लिए उन्हें उनके काव्यों के लिए उन्हें आंध्र कवि पितामह के नाम से भी आंध्र कवि पितामह की उपाधि मिली हुई है। उसके अलावा नंदी थिमन्ना थे, मदयागिरी मलन्ना, धुरजाती, अलियाराजू रामभद्र कवि, पिंगली सुराना, रामराज भूषण और सबसे जो चर्चित किरदार तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण का वही किरदार था जो अकबर के शासन में बिरबल का था। तो ये कृष्णदेव राया के बिरबल थे। इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जब हम साम्राज्य की बात करते हैं तो हमें उस समय के प्रशासन और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को भी समझना पड़ता है। यदि हम प्रशासन की बात करें तो भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। ये हमेशा से रहा, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी और इसी कारण यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण जो है बड़े ही सावधानी पूर्वक, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, और यहाँ पर भूमि का जो सर्वेक्षण हुआ, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर जो भूमि का सर्वेक्षण होता है वो भूमि का सर्वेक्षण सिर्फ इस पे नहीं होता कि कितना जो भूमि है वो कितनी बड़ी है, या जो खेत है उसका उसकी जो है कितना बड़ा खेत किसी व्यक्ति के पास है, बल्कि यहां पर कृष्णदेव राया के समय जो पैमाना तय किया गया वो मिट्टी की उर्वरता पे किया गया। मीन्स मिट्टी जितनी ज्यादा उपजाऊ होगी उतना ज्यादा, इससे मतलब नहीं है कि आपका खेत कितना बड़ा है, आप कितनी बड़ी जमीन पे आप मालिकाना हक रखते हैं, बल्कि यहाँ ये जो है बात है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता कितनी है। यदि उर्वरता अच्छी है, मिट्टी उपजाऊ है, तो आपके ऊपर ज्यादा, यदि आपके पास बड़ी जमीन है लेकिन आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपसे ज्यादा कर नहीं लिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा राजस्व नहीं लिया जाएगा। एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं ना कल्याणकारी नीति की तरफ हम बात करते हैं, या जो हम समानता की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पूर्ण तौर पे तो समानता नहीं थी, लेकिन समानता की तरफ ले जाने का एक जो है वो कदम था। उसके अलावा इन्हें एक चीज बहुत सही समझ में आ गई थी कि हमारा जो भी राजस्व है वो कृषि से है, यानी कि जो उस समय जो मुख्य राजस्व का स्रोत था वो भू राजस्व था, वो कृषि से आ रहा था। तो इन्होंने कल्याणकारी नीतियों के तहत बहुत ज्यादा कार्य जो है वो कृषि पर, बांधों पर, नहरों पर, इस पर किया ताकि फसल अच्छी हो, ताकि उपज अच्छी हो, और ज्यादा उपज होगी तो किसान का भी फायदा होगा, उसका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, और राज्य को भी इस चीज का फायदा होगा कि उसको ज्यादा राजस्व मिलेगा। उन्होंने ये चीज समझ ली, तो उन्होंने ये राजस्व में बहुत ज्यादा जो है ध्यान लगाया, किस तरफ? कृषि, और कृषि को बेहतर करने की तरफ जो है जो विनिमय था, जो वाणिज्य था वो नियंत्रित उनके उसमें था। खास तौर पे यदि हम कपड़ों की बात करें, खनन, धातु विज्ञान, इत्र और अन्य कई उद्योग मौजूद थे जो सीधे राज्य के नियंत्रण में आते थे, क्योंकि उनके पास अरब सागर की भी तटरेखा थी, उनके पास बंगाल की खाड़ी की भी तटरेखा थी। इन दोनों स्थितियों में उनके पास एक बहुत बड़ा एक अवसर था जिससे वो अपने वाणिज्य को और ज्यादा जो है बेहतर और मुनाफे का बना सकते थे, और ये उन्होंने किया भी जब उन्होंने विदेशी व्यापार को जो है महत्व देना शुरू किया। ये वो समय था जब यूरोप का
भारत के लिए जो समुद्री माफ कीजिएगा, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की जा चुकी थी। वास्को डी गामा भारत पे कदम रख चुके थे। मतलब अब एक और नया संसार, एक और नया आयाम जो है खास तौर पे व्यापार के लिए खुल गया था। और ये दिखता भी है जब हम देखते हैं कि इथोपिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मलय द्वीप समूह के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। मतलब वाणिज्य और व्यापार में भी ये आगे थे। तो यहाँ तक जो है आपको ध्यान रखना है कृष्णदेव राय का। कई ऐसे सवाल जो हैं आ सकते हैं जो कि कौन किसके समकालिक था, या जब वास्को डी गामा जो है भारत में आए तो कौन किसका शासन चल रहा था, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इसी समय इन्हीं के समकालिक एक और साम्राज्य जो है वो दक्षिण में उभर रहा था, और वो साम्राज्य था बहामनी राज्य। बहामनी राज्य का जो शासन है ये 1347 से 1526 तक का एक है। उसके बाद जो है इसमें इसका विभाजन होगा, वो हम विभाजन आगे देखेंगे। तो यहाँ जो मुसलमान, ये मुसलमान राज्य था, ये मुस्लिम राज्य था, और ये उन्हीं सेनापतियों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो सल्तनत के काल से यहाँ थे। आप यदि इस समय को देखें तो 1526 पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो आपको यहाँ पर उसकी साथ ये समकालिक था। तो वहाँ तक ये रहते हैं, उसके बाद इनमें भी विभाजन हो जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना जो है वो हसन गंगू बहामनी करता है। हसन गंगू एक तुर्की अधिकारी था, और बाद के जो विभाजन के बाद, मतलब बहामनी साम्राज्य एक होगा, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में इसमें विभाजन होना शुरू होगा। तो ये जो विभाजन के बाद ये कौन थे, ये अपने आप को फारसी मुसलमान कहते थे, फारस से अपने आप को रिलेट करते थे, फारस से अपने आप का संबंध दिखाते थे। और ये दिखता भी है कोहिनूर की कहानी किसी और दिन। तो हुआ क्या कि ये जो साम्राज्य था, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की, और ये भी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपने आप को जो है अपने साम्राज्य का जो है विस्तार कर चुके थे। इन्होंने एक जो मुख्य निर्णय लिया कि इन्होंने दौलताबाद को, जो देवागिरी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मुस्लिम शासक थे उनकी राजधानी थी, उसको ना करके गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। ये एक महत्वपूर्ण जो है आपको बिंदु याद रखना है। बहामनी राज्य की यदि बात करें तो मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1377 तक इसका शासनकाल रहा, और ये जो है ये बहामनी साम्राज्य का द्वितीय शासक था। एक सक्षम सैन्य अधिकारी, एक सक्षम प्रशासक जो है वो था। इसने विजयनगर और वारंगल दोनों को जो है हराया। बुक्का एक को इसने हराया और कुछ हिस्सा जो है अपने उसमें लिया। और मोहम्मद शाह प्रथम के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय जो है 1378 से 1397 तक वो राजगद्दी पर बैठता है। और इसने जो है इसने ज़्यादा विस्तार पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसने क्या किया, जो इसके पड़ोसी राज्य थे उनसे मैत्रीय संबंध बनाने के प्रयास किए। इसने कल्याणकारी काम भी किए, मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, अस्पताल बनाए, ठीक है। उसके बाद आता है अहमद शाह। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो अहमद शाह 1422 से 1435 ईस्वी तक निर्दयी था, हृदयहीन था, बिल्कुल था। जो देखिए, इसको एक चीज हमें समझनी होगी, जो निर्दयी था वो निर्दयी था। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको लगता है ये तो जो है हमारा जो है हम एक ही, अरे वो तब थे यार, हम अब हैं। और आप इंसान जो इंसानी समझ है वो अच्छी समझ वही है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। निर्दयी था तो निर्दयी था, इसने क्रूरता दिखाई तो क्रूरता दिखाई, इसमें किसी तरीके का कोई भी जो है हम इसमें कोई उसमें ये नहीं कहेंगे कि अरे ये ऐसा था ना। इसने एक काम जो जरूर किया वो हमको ध्यान रखना है। वारंगल पे तो इसने विजय प्राप्त की, लेकिन इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरण करके बिदर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दिया। फिर आता है मोहम्मद शाह तृतीय।
ये 9 वर्ष की उम्र में जो है सुल्तान बना। बड़ा बड़ा यहाँ पे एक नई कहानी शुरू होगी। जितने भी जो मुस्लिम शासक हुए खास तौर पे, और मुसलमानों में मुस्लिम जो उस समय के शासक थे, उनके जो वफादार होते थे या जो उनके गुलाम होते थे, उनको ये आपको समझना होगा कि ये जो गुलाम वंश चला या जो गुलाम प्रथा थी, इसमें या जो ये राजा जिस भी व्यक्ति को जो सैन्य अधिकारी जिसको वो नियुक्त करता था, उसमें एक चीज़ अच्छी होती थी कि जब तक उसके अंदर लालच नहीं आता था, तब तक वो ये चीज़ ध्यान रखता था कि राजगद्दी के ऊपर कोई शाही खानदान का ही व्यक्ति बैठे, कोई राजवंश का ही व्यक्ति राज पे बैठे, जब तक उसके अंदर लालच नहीं आया। बहुत बार लालच भी आया और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि शासक जो है वो कुशल नहीं थे और उनको हटाने के लिए और साम्राज्य को बचाने के लिए कई बार जो सैन्य अधिकारी थे, जो कुलीन थे, जो गवर्नर थे, उन लोगों ने ये राज्य को हथियाया। लेकिन मुख्य तौर पे जितने जो शासक प्रतिनिधि बने, जैसे ये 9 वर्ष की उम्र में ये शासक, अब 9 वर्ष का बालक तो शासन नहीं कर सकता ना, तो यहाँ जो है आते हैं मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान एक तरीके से राज्य प्रतिनिधि था, शासक का प्रतिनिधि था, क्योंकि शासक तो जो है छोटा सा बालक है, उसे क्या पता चल रहा है, तो वो उसके नाम पे जो है शासक कर रहे थे कि जब तक ये अपने फैसले लेने के लिए जो है निपुण नहीं हो जाता, तब तक मैं जो है इसको जो है इसका संरक्षण भी दूंगा, इसकी रक्षा भी करूंगा और इसके नाम पे इसके लिए शासन भी करूंगा। तो मोहम्मद गवान जो है, और मोहम्मद गवान अपने आप में बहुत ही कुशल सैन्य अधिकारी था, और इसके समय पे सबसे मतलब ये कहा जा सकता है कि ये वो समय था जब बहामनी साम्राज्य जो है अपने शक्ति के चरम पे था या अपने विस्तार के चरम पे था। मोहम्मद गवान का वो समय था, क्योंकि मोहम्मद गवान की यदि आप विस्तार को देखें तो उसने कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर और विजयनगर के शासकों को हराया। और 1482 में मोहम्मद गवान के बाद होता क्या है, जब ये मोहम्मद गवान की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद के जो शासक थे वो उतने कुशल, वो उतने समृद्ध नहीं थे, जिसके कारण क्या होता है कि बहामनी साम्राज्य जो है वो जो है विभाजित हो जाता है, उसका बंटवारा होने लगता है। और ये बहामनी साम्राज्य जो है ये 5 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, बिदर, गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर। अहमदनगर में शासन था निज़ाम शाही। अहमदनगर में किसका शासन था? निज़ाम शाही जो राजवंश है उसका शासन था। ये अपने आप को जो है फारसी उसका कहते थे। और ये अहमदनगर रहा 1490 से 1633 तक, मतलब 1490 से लेके 1633 तक। तो 1490 से पहले क्या था? बहामनी साम्राज्य था। ये अहमदनगर अपने आप को या जो निज़ाम शाही है, निज़ाम शाह जो है, निज़ाम शाही डायनेस्टी जो है, निज़ाम शाह जो राजवंश है, वो अपने आप को पृथक करता है और एक नया साम्राज्य कहाँ पर? अहमदनगर में स्थापित करता है। और ये साम्राज्य रहता है 1490 से लेकर 1633 तक। 1633 में शाहजहां ने इस पर कब्जा किया और उसको मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो अहमद शाह ये जो अहमदनगर की जो निज़ाम शाही जो राजवंश है वो 1490 से 1633 तक उसका शासन रहा, अहमदनगर पे रहा, उसके आसपास के इलाकों पे रहा। और यहाँ पर इसको जो है 1633 में शाहजहां ने इसको कब्जा करके मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उसके बाद जो दूसरा उसमें से निकल के आया वो था बीजापुर। अब बीजापुर पे आदिल शाही राजवंश का जो है शासन था। बीजापुर पे आदिल शाही राजवंश का शासन था और इसकी स्थापना जो है वो यूसुफ आदिल शाह ने की। इसकी स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने की। और इनका शासनकाल रहा 1490 से 1686 तक। 1686 में औरंगजेब ने इस बीजापुर पर कब्जा किया। 1686 में
माफ़ कीजिएगा, 1686 में औरंगज़ेब ने बीजापुर पर कब्जा किया और उसको मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और यहीं से हम देखते हैं कि मुग़ल और मराठा के बीच जो ये राज्य एक तरीके से तटस्थ राज्य थे, जो उनको भौगोलिक तौर पे एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने दे रहे थे। और यहीं ये जो दो चीज़ें औरंगज़ेब ने की, कौन सी, गोलकोंडा और बीजापुर, और गोलकोंडा और बीजापुर के ऊपर जो औरंगज़ेब का शासन आया, ये औरंगज़ेब द्वारा की गई राजनीतिक गलतियों में सबसे ऊपर था, क्योंकि इसने औरंगज़ेब को मराठाओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मराठा उस समय अपने शिवाजी का दौर था, वो अपने चरम पर थे, और इससे दोनों का नुकसान हुआ। और इस दोनों के नुकसान में फायदा अंग्रेज उठा ले जाएंगे। ये भी एक मजे की चीज है कि ये मुगल और मराठा जब लड़ रहे होंगे तो इसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे, वो हम तब देखेंगे कैसे। तो औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर के ऊपर कब्जा किया। गोलकोंडा में कुतुबशाही राजवंश का जो है शासन आता है। गोलकोंडा में कुतुबशाही राजवंश की स्थापना होती। कुली कुतुब शाह जो है वो इसको स्थापित करते हैं। हैदराबाद शहर इसी दौरान बनता है। गोलकोंडा की जो राजधानी थी वो गोलकोंडा ही थी, और गोलकोंडा की जो राजधानी थी गोलकोंडा, और बाद में जो है हैदराबाद और चार मीनार शहर जो है ये इस समय बनता है। हैदराबाद के नाम को लेके काफ़ी कहानियां हैं, भाग्यनगर कहते हैं। हुआ ये था कि एक नर्तकी थी, अब हैदराबाद और भाग्यनगर की कहानी जल्दी से। एक नर्तकी थी, उसका नाम था भागमती। अब वो जो है ये कुतुबशाही शासक के जो है राज्य में, कुली कुतुब शाह के शासन में जो है वो नृत्य दिखाने आई। वो जैसे उसमें नहीं थी, अरे भूल भुलैया में मंजुलिका, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है नृत्य दिखाने आती है, और माना ये जाता है कि बला की खूबसूरत थी। तो इन साहब का दिल आ गया, तो इन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो विवाह का जब प्रस्ताव भेजा तो उसने मना कर दिया, भागमती ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसे राजा बहुत देखे हैं जो सुंदरता पर तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो कहते हैं नहीं, मुझे जो है तुमसे सच में मोहब्बत हो गई है, तुम मानो चाहे मत मानो। और वो बोलते मैं कैसे मान लूं। तो फिर वो क्या करते हैं वो गोलकोंडा के किले से कुछ 10, 12, 15 किलोमीटर दूर एक नया शहर बसाते हैं, यही कुली कुतुब शाह, और उस शहर का नाम रखते हैं भागनगर। भागमती वो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए कि देखो, और वो मतलब वो मान भी जाती। मतलब अब जाहिर सी बात है ना, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए पूरा शहर बसा के उस शहर को तुम्हारा नाम दे दे तो वो मान जाती है। और वो विवाह का प्रस्ताव जो है वो कबूल कर लेती है। बाद में विवाह हो जाता है। विवाह पश्चात वो इस्लाम कबूल कर लेती है। इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम जो है वो भागमती से हैदरी बाई हो जाता है, और इसीलिए वो हैदरी बाई के नाम से वो भाग्यनगर का नाम जो है वो हैदराबाद हो जाता है। अब ये कहानी सर आपको किसने बताई? ये कहानी, हाँ अब ये सुन लो। अब आप में से को बोलो सर कहाँ लिखी है, बुक का जो है रेफरेंस दो। भाई साहब मुझे ये कहानी एक लोकल हिस्ट्री गाइड ने बताई जब मैं गोलकोंडा का किला देखने गया था। कभी घूमने उमने जाओ तो पैसे थोड़े से लगते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दो, कोई बात नहीं है, 200-400 500 रुपये, लेकिन एक ऐसी जब भी आप किसी ऐतिहासिक जगह पे जाओ ना, तो वहाँ एक लोकल गाइड ज़रूर करो। पैसे लेता है, लेकिन आप क्या मतलब क्या जाओगे ऐसे ईंट पत्थर देख के फोटो खिंचवा के आगे, कोई समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप एक गाइड करोगे ना तो आपको कहानियां बताता है, उन कहानियों में इंटरेस्ट है। आप बोलो सर ये कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो मुझे वहाँ के एक जो होता है ना टूरिस्ट प्लेस पे जो गाइड होते हैं, उसने कहानी सुनाई तो बड़ा सुन सकते, मतलब इंटरेस्टिंग लगा। खैर, तो हैदराबाद चार मीनार जो है ये कुतुबशाही डायनेस्टी के कुतुबशाही राजवंश के समय में आया। 1687 में औरंगजेब ने इसको गोलकोंडा पे कब्जा किया, और गोलकोंडा को जो है वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। इसके अलावा जो दो छोटे राज्य थे, बेरार और बिदर। बेरार पे शासन था इमाद शाही राजवंश का, और इमाद शाही राजवंश ने शासन किया 1490 से 1574 तक, और 1574 में अहमदनगर ने इस पर कब्जा कर लिया। बिदर बरीद शाही राजवंश का शासन था 1528 से 1619, और 1619 में इस पे बीजापुर ने
कब्जा कर लिया। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना। ये दो जो जो 3 स्लाइड, खास तौर पे ये 1, 2 और ये 3, बस यहीं से सवाल आएगा, अगर आया तो यहां से। लेकिन अब इसको समझाने के लिए पहले की कहानी समझना जरूरी थी, इसलिए हम उसकी बात कर रहे थे। अब यहां पर अगर हम वास्तुकला की बात करें, अगला जो मुख्य बिंदु है जहां से आपको सवाल आने की संभावना है, वो है वास्तुकला। चाहे वो विजयनगर हो, चाहे वो बहामनी शासक हो, उन्होंने बेहतरीन इमारतों का निर्माण करा, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ जो है वो एक जिसको हमने इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा, उसका प्रभाव दिखता है। और क्योंकि ये फारस से अपने आप को बताते थे, फारस से इनका जो है संबंध था, तो यहाँ पर फारसी वास्तुकला का भी प्रभाव इमारतों के ऊपर दिखता है। बीजापुर में गोल गुंबद, जो बीजापुर के राजा की कब्र थी, ये विश्व के सबसे बड़े गुंबदों में से एक कहा जाता है। उसके अलावा जो किलों के अंदर जो चाहे वो दौलताबाद हो, चाहे वो गोलकोंडा हो, यहाँ पर किले बहुत खूबसूरत बनाए हैं, बहुत, मतलब उस दौर के हिसाब से तो काफ़ी बड़े जो है। विजयनगर शासकों की बात करें तो अब विजयनगर जो है वो खंडरों में तब्दील हो गया है। और हम्पी के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, वहाँ पर विजयनगर का आपको जो बची खुची चीज़ें हैं वो यहाँ मिलता है। मंदिर वास्तुकला में नए तत्वों का जो है प्रभाव हमें यहाँ पर दिखता है। और एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ पर जो जानकारी इस वास्तुकला के बारे में मिलती है, जो वास्तुकला इस वास्तुकला के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमें ना सिर्फ उन शासकों द्वारा जो विद्वान और जो विदुषी जिनको वो सम्मान देते थे और जिनको वो उन्होंने नियुक्त किया था, उनके तो हैं ही, लेकिन जो यात्रा विवरण, चाहे वो मार्को पोलो हो, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, मतलब उस समय पे जो भी आया उसने इनके बारे में लिखा, और यहाँ से वो पूर्ण तौर पे दिखता है कि हाँ, ये वास्तुकला जो है ये अपने आप में भिन्न थी। मतलब जो दिल्ली की तरफ मुस्लिम शासनकाल की जो वास्तुकला है, वहाँ आपको तुर्की और अरबी प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जब आप दक्कन की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको फारसी प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। ये था और ये थी कहानी विजयनगर और बहामनी साम्राज्यों की। भैया बीच में अगर अंग्रेजी आ गई हो तो क्षमा। और मतलब हिंदी से कोई परहेज नहीं। हमें से कोई आप में से कह दे कि अरे सर आप तो बीच में अंग्रेजी, वो राजवंश को डायनेस्टी कह देते हैं, तो चलता है, इतना चलता नहीं है, बिकॉज अभी देखो बिकॉज निकल आया ना, दिन भर अंग्रेजी में पढ़ाओ। और आप लोगों के लिए मैंने ही ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, जैसा हम वहाँ पढ़ाते हैं वैसे हम यहाँ पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, ख़ासतौर पे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उन्हें और ज़्यादा जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, और जो है जैसा सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी में सिर्फ भाषा का ही फ़र्क रह जाए, जो कि अभी बहुत भाषा के अलावा भी बहुत जो है हिंदी और अंग्रेज़ी में फ़र्क है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ भाषा का ही फ़र्क रह जाए और कोई फ़र्क ना रहे उन चीज़ों में जो हम पढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में इस कहानी को आगे जारी रखेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास की कहानी को जारी रखेंगे, और वापस चलेंगे कहाँ, उत्तर की तरफ, और वापस चलेंगे कहाँ, पानीपत के मैदान में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे पानीपत के मैदान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।